मिर्जा साहब, सलमान बट साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनसे उनका एक शॉट है, उन्होंने पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग है क्रिकेट में उसके हवाले से कुछ बात की, वो सुनते हैं फिर बातों का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान की कौम को जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है सबको मुबारक हो। ये एक अचीवमेंट होती है। देखिए, आपने कहा कि एक दिन रहे थे और अब पता नहीं कितने दिन, यहाँ तक पहुँचना अचीवमेंट है। यहाँ पे रहना मज़ीद हार्डवर्क है और पाकिस्तान के आगे हदफ बहुत हैं। एशिया कप पहला हदफ है, वर्ल्ड कप दूसरा हदफ है, बहुत सारी वनडे क्रिकेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है इस वक्त और एक जेल्ड यूनिट की तरह खेल रहे हैं और एक दूसरे की कमियाँ पूरी कर रहे हैं। अगर जल्दी आउट होते हैं तो टीम को जल्दी आउट करते हैं, बड़ा टोटल होता है तो चेस करते हैं, तो ये अच्छी निशानियाँ हैं गोइंग इनटू बिग टूर्नामेंट्स। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान इस नंबर 1 स्पॉट को होल्ड करेगा इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तान को कैपेबल समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत सकती है। देखिए, अगर आप कोहली और रोहित शर्मा की विकेट ले लेते हैं ना, तो इंडिया में अभी किसी ने इस तरह का बड़ा मैच निकालना है। बाकी किसी ने, जितने भी उनके प्लेयर हैं उनके नाम ज़रूर बने होंगे, लेकिन इस तरह का ये प्रेशर गेम से अभी तक किसी ने सिंगल हैंडेडली निकाला नहीं है। ये कैपेबिलिटी, आप ये तो कह सकते हैं कि रोहित शर्मा अकेला भी रह जाए तो जीत सकता है या विराट कोहली अकेला भी रह जाए, बाकियों ने भी ये करके दिखाना है। सो मेरा ख्याल है अगर ये 2 विकेटें पाकिस्तान अर्ली लेता है तो पाकिस्तान का बहुत चांस। पाकिस्तान की टीम का जो कोर ग्रुप है ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसमें रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, हारिस है, फ़खर जमान है, शादाब है। आपके जो ये जो 6-7 सीनियर लड़के हैं ना, इमामुल हक है, ये लड़के, अब इनको कोई कह लें कि कोई हर वक्त बताने वाला नहीं चाहिए। ये अब 8-8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू टेक डिसीजंस। टेस्ट क्रिकेट में बार बार बड़े रन्स करना कोई मजाक नहीं है और अंडर प्रेशर भी जब वो आया है तो उसने रन्स किए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हमने अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट में खिलाए हैं, वो छोटी कैमियोज़ खेलते हैं, 35-40 करते हैं, ऑड 50 करते हैं, बड़ी इनिंग नहीं खेलते। मैच फिनिश जो हम चाह रहे हैं देखना, वो नहीं मिल रहा। सऊद शकील इन सब में टेक्निकली बेटर प्लेयर है और जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर सकता है, चांस ज़्यादातर यही है कि वो इसमें भी कर जाएगा। और राइट, सो सऊद शकील के हवाले से सबके ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं एंड वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद सलमान बट। लेकिन मिर्ज़ा साहब, कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग, और उस मीटिंग में जैसे हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कराची में मीटिंग होती है, कराची के जो सदर हैं नदीम उमर साहब, जो पाकिस्तान के अंदर इतने रेप्यूटेबल हैं और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, सऊदीया जैसे मुल्क उनको बुलाता है कि यहाँ पे आप क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काम करें, सो वो इंटरनेशनली भी रेप्यूटेबल हैं। ऐसे बंदे को इस तरह की मीटिंग में ना बुलाना, क्या इसको कैसे देखा जाए? फैसल, मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको नहीं बुलाया। नदीम उमर साहब शायद मुल्क से बाहर होंगे, वरना वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके अलावा आप देखें, लाड़काना रीजन के सदर थे तनवीर अहमद पानेज़ई, वो भी नहीं थे कल के इजलास में। और बाकी जुल्फ़िकार मलिक चूँकि लंदन में, वहाँ से जूम लिंक पर थे, और मुस्तफ़ा रमज़े भी थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर आदमी को क्रिकेट बोर्ड ने ना बुलाया, सबको मेल की गई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी का इजलास इतनी अफरा तफरी में क्यों हुआ? क्योंकि ज़का अशरफ साहब का अनाउंसमेंट 5 या 6 जुलाई को हुआ था और 7 जुलाई को उन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था और उस दौरान सिर्फ एक ही मीटिंग हुई और 1.5 माह के अरसे में सिर्फ एक मीटिंग हुई। तो उस लिहाज से अचानक मीटिंग का बुलाना, कराची में बुलाना और फिर उसके बाद बजट को मंजूर कराना, लगता ये है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री के ने खत लिखा है वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल सी मच गई है। ऑलराइट, आई थिंक मिर्ज़ा साहब के साथ कनेक्शन हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ है, बट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि नदीम उमर साहब जैसे बंदे का मीटिंग में ना होना, प्रॉबली शायद वो अवेलेबल ना हो। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये बनता है कि अगर आप कराची रीजन में मीटिंग कर रहे हैं और उस रीजन के सदर ना हो तो आपको क्या जल्दी उस मीटिंग करने की। लेकिन हमें पता है कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं पीसीबी के मामलात में, वहाँ बहुत सारी डिस्ट्रप्शन है, सो उस वजह से हो सकता है ये हो। लेकिन हम सलमान बट के शॉट की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि पाकिस्तान की टीम के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और एक जो कोर ग्रुप है आपकी टीम का, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद है कि ये जो कोर ग्रुप है वो बड़े इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है स्पेशली एशिया कप में, वो ज़्यादा दूर नहीं है और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली बिकॉज इंडिया की, जैसे सलमान बट बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा दे ऑल्सो हैव द टीम विच हैज़ टू प्रूव कि क्या आगे टीम किस तरह परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इन द मीन टाइम, क्योंकि हम पीसीबी की कमेटी की मीटिंग के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के हवाले से, सो हमें खिज़र आज़म ने ज्वाइन किया है, हमारे नुमाइंदे। खिज़र, वेलकम करते हैं आपको शो पे। जी, थैंक यू सो मच।
खिज़र, क्या खबरें हैं? सबसे पहले तो हमें बताएं, नदीम उमर साहब इस मीटिंग में नहीं थे, जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, उनके हवाले से क्या खबर है? क्या वो अवेलेबल नहीं थे या उनको नहीं बुलाया गया? और जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं, उनको श्रीलंका ले जाने के इंसेंटिव्स दिए हैं, तो क्या खबरें हैं इस मीटिंग के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी, तो बतौर रिपोर्टर हम लोग भी ये माइलेज देते हैं कि क्या पता वो मुल्क से बाहर हों, क्या पता कोई और रीज़न हो। तो मैंने इसके हवाले से जो कराची रीजन है उससे रब्ता किया है, तो अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईमेल ही नहीं की, दावतनामा ही नहीं दिया। तो कराची रीजन के लोगों का कहना है कि बिलाशुबा नदीम उमर साहब को आप ईमेल तो करते, अगर वो मौजूद नहीं हैं तो फिर वो कोई सेक्रेटरी चला जाता है या कोई और नुमाइंदा ज़रूर कराची की नुमाइंदगी करता। तो ये वहाँ से एक शिकवा आया है कि हमें किसी ने दावतनामा दिया ही नहीं। इन शॉर्ट के उन्हें पता ही नहीं कि कराची में कोई इजलास भी हो रहा है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से कुछ ऐलानात हुए, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है क्रिकेट बोर्ड की, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है कल एक प्रेस रिलीज निकाली जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट है, इसके हवाले से बहुत सारे ऐलानात हुए, ग्राउंड की रेनोवेशन है, और फिर लीगल और ICC, PCB, ACC के जो मीटिंग रहीं उसके हवाले से अपडेट किया और अप्रूवल्स ली। मगर जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान की जानिब से। पहला सवाल तो ये उठाया गया कि आया इतनी उजलत में मीटिंग क्यों बुलाई गई। दूसरा सवाल ये रखा गया कि जो मैनेजमेंट कमेटी की जो अप्रूवल है उसके बगैर इतने जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, उतनी जो हायरिंग की गई वो क्यों की गई। और इसके अलावा भी दीगर सवालात किए गए, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी लीगल टीम है उसके होते हुए ज़का अशरफ साहब अपना ज़ाती जो लॉयर है वो क्यों रख रहे हैं। ज़का साहब चाहते हैं कि ये जो कश्ती और हवाई जहाज़ की एक कहानी है कि जो कश्ती इस वक्त मंझार में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनकी तो उस कश्ती को बचाने के लिए उनकी कोशिश है कि एक जहाज़ लेकर जाया जाए श्रीलंका और बहुत सारे लोगों को अप्लाई किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मैनेजमेंट कमेटी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अब ये जो के मामलात हैं वो किसी तरफ सेटल हो जाएं और हम ये ख़बरें जो है वो इसी तरह रिपोर्ट करने से हम गुरेज कर सकें, बिकॉज़ ये कोशिश ये होती है कि वो खेल जो है उसका डिस्कशन मैदानों से हो रहा हो, ना कि ऑफिस में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से। और मेरे ख्याल में PCB के अलावा कोई बोर्ड ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा रद्दोबदल होता हो। अरशद नदीम इज़ द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और सिर्फ आधे मीटर से वो गोल्ड मेडल से रह गए, लेकिन इंशाअल्लाह ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल तक पहुँचेंगे। हमारे साथ हुज़ैफ़ा खान है, हमारे नुमाइंदे, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पे और उनके कुछ स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करेंगे। हुज़ैफ़ा, वेलकम करते हैं आपको शो पे। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पहले तो परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, फिर आपसे जानेंगे कि जो कुछ फेडरेशंस के झगड़े हैं उसकी वजह से हमारे अरशद नदीम को जो है वो ब्रांडिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते, उसके हवाले से बात करेंगे आपसे। जी फैसल, देखें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जिस तरीके से अरशद का कमबैक हुआ है, वो इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आए। पहली थ्रो की जो उन्होंने 70 के क्रॉस गई, जिसके बाद वो 10वें नंबर पे थे, फिर 8वें पे, और उसके बाद जब उन्होंने 87.82 की थ्रो फेंकी है तो वो सेकंड नंबर उन्होंने सिक्योर कर लिया। जिसके बाद बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ जो चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्मनी के वेबर की बात करूँ, लेकिन अरशद नदीम की 87 की जो थ्रो थी उन्होंने उनको सेकंड पोजीशन दिलाई और उसके बाद उन्होंने मेंटेन करी। साथ साथ सिर्फ 87 नहीं, बल्कि उसके बाद भी जो तीसरी चौथी थ्रो थी उसके बाद भी वो 80s में थ्रो मुसलसल करते रहे। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी उनके अंदर मौजूद थी। उन्होंने इंजरी के बाद भी आके बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। अब जो आप बात करें स्पॉन्सरशिप की, हम थोड़ा सा ले जाते हैं कि गोल्ड जिसने हासिल किया उनका नाम है नीरज चोपड़ा, भारत से ताल्लुक़ है, वो जर्मनी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। उनके जो कोच हैं वो दुनिया के वाहिद इंसान है जिन्होंने 100 मीटर थ्रो की है। अब पाकिस्तान का ये मसला आ रहा है कि हमें कुछ लोगों ने जो मैनेज करते हैं इन एथलीट्स को बताया कि अरशद नदीम के लिए 6 स्पॉन्सर रेडी थे, यानी 6 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रेडी थी जो अरशद नदीम को स्पॉन्सर करना चाहती थी, दुनिया भर के अंदर उनको स्पॉन्सर करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, कोटा ग्लैडिएटर के तर्जुमान ने हमें कंफर्म किया कि हम उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे और उनको स्पॉन्सर करना चाहते थे कि वो थ्रू आउट द टाइम उनके जो ट्रैवल हो, उनके जो एक्सपेंसेस हो, वो हम बेयर करें। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ना NOC दिया, ना उन कंपनीज़ के साथ राब्ता बहाल किया कि वो अरशद नदीम को स्पॉन्सर करती। अरशद नदीम एथलेटिक फेडरेशन का हिस्सा है, जब तक वहाँ से NOC नहीं मिलेगा तब तक अरशद नदीम किसी ब्रांड की इंडोर्समेंट नहीं कर सकते, किसी के साथ डील नहीं बना सकते। तो वाज़े तौर पर 6 बड़े नाम आ रहे हैं, जिसमें एक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी भी, एक स्टील की कंपनी भी है